नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम मॉड्यूल 522 के अंतर्गत बच्चा कैसे अधिगम करता है इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि बच्चा विद्यालय में किस प्रकार से अधिगम करता है और परिवार में अधिगम किस प्रकार से करता है। इसके अलावा दो और सब टॉपिक इसमें छूटे थे। एक तो प्रकृति से अधिगम किस प्रकार से करता है बच्चा और समुदाय से अधिगम किस प्रकार से करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और इसका पीडीएफ नोट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। तो जैसे देखिए, प्रकृति आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे बड़ी शिक्षक के रूप में जानी जाती है। जन्म से ही हम अपने चारों ओर जो चीज़ें देखते हैं वही सब तो प्रकृति है। पेड़ पौधे हैं, जल है, हवा है, मिट्टी है, सूर्य है। आसपास हम जानवरों को देखते हैं, पक्षी हैं, चाँद सितारे, ये सारी चीज़ें। जब बच्चा छोटा रहता है तो चाँद को देखता है, तारों को देखता है आसमान में। ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं एक्चुअली यही प्रकृति हैं और इससे ही बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो यही क्या सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है, यही हमको इसमें जानना है। ज़्यादातर देखा जाए तो अनुभव के आधार पर यह सीख मिलती है। जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है तो कापी किताब लेकर बैठ जाता है, लेकिन प्रकृति में जाता है तो उसके लिए कापी किताब की ज़रूरत नहीं है। वह अनुभव करता है, चीज़ों को महसूस करता है, अवलोकन करता है, देखता है, समझता है और उसी प्रकार से सीखता है। तो ये प्रकृति से अधिगम इस प्रकार से आपने समझ लिया। इसका मतलब यही है कि बच्चों का जो सीखने की प्रक्रिया है वह उसके अनुभव के आधार पर होती है ना। अवलोकन करता है, पर्यवेक्षण करता है, मतलब प्रकृति के संपर्क में रहता है और उसी माध्यमों से वो फिर आगे सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इसमें कोई शिक्षक नहीं रहते हैं। प्रकृति से अधिगम जो कर रहा है बच्चा, वहाँ पर किसी शिक्षक की भूमिका नहीं है, किसी पुस्तक की भूमिका नहीं है। यहाँ पर बच्चा अपने अनुभव से ही सीखने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब सुबह सोकर उठता है तो सूर्य को उगता हुआ देखता है, तो बच्चा यह समझता है कि अब सूर्य उग रहा है और दिन हो जाएगा, फिर धूप हो जाएगी, मतलब आगे। तो फिर जब सूर्य शाम को डूबते हैं तो फिर ये बच्चा समझ जाता है कि अब सूर्य अस्त हो रहा है और अब रात हो जाएगी। तो क्या ये किसी किताब में लिखा है? नहीं, बच्चे ने तो उसको अनुभव किया, खुद अपनी आंखों से देखा। जब देखता है बारिश होती है तो उसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि बादल वगैरह जब घिर आते हैं तो बच्चा देख कर अनुमान लगाता है कि बारिश होने वाली है ना। तो इस प्रकार से बच्चा ये जानता है कि हाँ बादल है, वो पानी के रूप में फिर नीचे गिरता है। फिर उसके बाद फिर बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो ये भी समझता है कि फिर जैसे मान लीजिए उसकी माता जी कपड़ा सुखा रही हैं तो वो देखता है कि भीगा हुआ कपड़ा धूप में सूख जाता है। तो इस प्रकार से वो देखता है कि फिर वापस वो पानी कहाँ चला जाता है, प्रकृति में चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें उसका अवलोकन करता है और जैसे जैसे उसको बढ़ता है, अनुभव होता है और वो फिर और बेहतर तरीके से अपनी समझ को विकसित करते हुए जाता है। वो पौधों को देखता है, आसपास पौधे कभी सूख रहे हैं, अगर गर्मी के मौसम में देख रहे हैं, दिखता है कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो पौधे सूखने लगते हैं। फिर बरसात के मौसम में और हरियाली छा जाती है, तो वो तमाम चीज़ों को अंतर करना, समझना जान जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये समझ लिया कि प्रकृति में अधिगम जो बच्चा कर रहा है वह बेसिकली मतलब जो उदाहरण देखता है आसपास की, उन सभी चीज़ों को लेकर वह प्रकृति से लगातार सीखता है। हम देख लेते हैं प्रकृति से अधिगम के मुख्य पहलू क्या है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा किस प्रकार से प्रकृति से सीखता है, ये आपको समझना है। पहला पॉइंट है अवलोकन। अवलोकन का मतलब है ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना, समझना और उसके बारे में अपनी राय बनाना या विश्लेषण करना। जैसे बच्चा जब किसी छोटी छोटी चीज़ को देखता है अपने आसपास, जैसे पत्तों को झड़ता हुआ देखता है, फूल को खिलते हुए देखता है, पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखता है, तो जो उसकी अवलोकन शक्ति है, एकाग्रता है, दोनों बढ़ती है। जब वह गौरैया को बार बार देखता है कि वह तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रही है, तो वो ये सोच रहा है ना कि वो अपने लिए घर बना रही है, योजना बनाने की प्रक्रिया को समझ रहा है। चींटी को चावल का दाना लेकर जाते हुए देख रहा है तो वो समझ रहा है कि चींटी मेहनत कर रही है, तो वो मेहनत के महत्व को समझ रहा है। कितनी छोटी सी चींटी इतना बड़ा चावल का दाना लेकर जा रही है। वह सुबह उगते हुए सूर्य को देख रहा है, फिर दोपहर में देख रहा है, अपनी परछाई को देख रहा है। तो ये देख रहा है बच्चा कि सूर्य जब सुबह है उगता है तो परछाई लंबी, दोपहर में परछाई छोटी। तो रोज़ रोज़ इसको देखकर बच्चे के मन में एक वैज्ञानिक अवलोकन हो रहा है ना उसके द्वारा कि हाँ परछाई मेरी दोपहर में छोटी होगी। अगर आप किसी बच्चे से पूछें, जो बच्चा अगर अवलोकन किया है तो वो निश्चित ही बताएगा। वो बादलों को देखकर अवलोकन करता है कि मौसम कैसा होगा, है ना। तो इस प्रकार से अवलोकन के माध्यम से बच्चा सीखता है प्रकृति में रहकर। दूसरा है कार्य करके सीखना। अब देखिए, एक शहरी क्षेत्र के बच्चे को ले लीजिए और एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को ले लीजिए। शहरी क्षेत्र के बच्चे से पूछ लीजिए कि आलू की खेती कैसे होती है तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे क्या पता आलू कैसे बोया जा रहा है। लेकिन गांव में रहने वाले एक बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो अपने पिता को कार्य करते हुए देख रहा है और उनके साथ स्वयं भी लगा रहता है, तो वो बेहतर तरीके से बताएगा क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
शहरी क्षेत्र के बच्चे को धान और चावल में फ़र्क नहीं समझ में आएगा क्या है, वो धान को देख ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन गांव का जो बच्चा है वह धान को भी समझेगा और चावल को भी समझेगा, और वो यह जानेगा कि धान से चावल किस प्रकार बनाया जा रहा है, क्योंकि वो कार्य कर कर या तो स्वयं करता है या तो अपने माता पिता के माध्यम से वो उसको देखता है, तो वो जानता है। तो कहने का मतलब तो यही है कि जब खुद कार्य करेंगे, जब खुद खेत में बगीचे में पौधा लगाएगा बच्चा, मिट्टी दे वो जिस प्रकार की रहेगी, पानी उसमें है, धूप है, हवा की ज़रूरत को समझेगा, है ना, तो वो इस मतलब कि बेहतर तरीके से अधिगम प्रक्रिया में शामिल हो पाएगा। वो बरसात में मान लीजिए पानी के कागज़ की नाव बना रहा है पानी में और उसमें चला रहा है, तो किस दिशा में बह रही है उसी की दिशा में उसकी नाव बहेगी, तो वो समझ रहा है ना ये बात। उसके पहले क्या उसे पता था कि पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में नाव बहेगा, लेकिन नहीं। लेकिन क्या है कि जब वो डाल दिया उसमें नाव, तब उसे पता चल गया, तो उसने किया। जब वो मिट्टी में बीज आम खाकर उसका बीज फेंक दिया, और मान लीजिए अगल बगल ही फेंका उसने, और फिर वो उसी दिन देख रहा है धीरे धीरे उसमें से पौधा, तो वो समझ गया, तो वो उसे एक और चीज़ का पता चल गया। तो ये सारी चीज़ें क्या किताब से मिलेंगी? किताब से मिल सकते हैं, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेंगी जिस रूप में प्रकृति दे रही है ना। प्रकृति को देखकर ही एक्चुअली किताबें लिखी गई हैं। तो ये तो अनुभव के आधार पर कार्य करके सीखने की प्रक्रिया हो गई दूसरी, ठीक है। तीसरा है संवेदनशीलता और पर्यावरणीय चेतना का विकास। देखिए, प्रकृति से संवेदनशीलता से क्या मतलब है? जब प्रकृति से बच्चा जुड़ेगा तो उसके अंदर प्रेम की भावना होगी, दया होगी, है ना, जिम्मेदारी की भी भावना होती है। वे यह समझेंगे कि इस जो पृथ्वी पर हमारा इंसानों का ही सिर्फ अधिकार नहीं है, उसमें पेड़ पौधों का भी अधिकार है, जानवर का भी है, सभी लोगों का अधिकार बराबर है। जैसे मान लीजिए स्कूल में आप सरकारों के द्वारा ये प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं, पेड़ लगाने के लिए अभियान होता है, तो उसमें बच्चे भी पेड़ लगाते हैं। तो फिर वे अभिभावकों के द्वारा जब और ये शिक्षकों के द्वारा जब बात बताई जाती है कि पेड़ों के महत्व के बारे में धीरे धीरे समझते हैं वे, तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि कोई, अब जैसे मान लीजिए घोंसला बनाने कोई देख रहा था, तो उसको ये दिमाग में आएगा ना कि देखो अगर मैं पेड़ लगाऊंगा, मतलब पौधा लगाऊंगा, बड़ा होगा, तो उस पर चिड़िया घोंसला बनाएगी। तो इस बच्चे के अंदर एक दया की भावना, प्रेम की भावना आई उस पक्षी के प्रति, है ना। वो अगर मान लीजिए कोई कुत्ता है, गाय है, उसको पानी दे रहा है बच्चा, तो उसमें भी एक प्रकार से करुणा की भावना, दया की भावना, सेवा की भावना विकसित हो रही है। बच्चा अगर देख रहा है कि मतलब कि नदी है या नाले हैं उसमें गंदगी है, तो उसके मतलब उसके दिमाग में बात आएगी कि देखो ये गंदा है, मान ली पानी बह रहा है उसमें कुछ गंदा है उसके आसपास का, तो उसको साफ करने का प्रयास करता है बच्चा। वो समझता है कि हमें सफाई से रहना चाहिए, उसके हाथ में कहीं गंदा लगा हुआ है, मतलब अपने आप को साफ करने का या अपने आसपास अपने परिवेश में जो भी चीज़ें उसको साफ करने का प्रयास करता है। जब सरकारों के द्वारा भी इस पर, और उसी क्रम में जब विद्यालयों में ये प्रयास किया जाता है कि हमें अपनी नदियों को स्वच्छ रखना है और अपने आसपास सफाई पर विशेष ध्यान देनी है, तो इन सारी चीज़ों में बच्चा शामिल होने का प्रयास करता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति से जुड़ने पर बच्चे को संवेदनशीलता और पर्यावरणीय चेतना का विकास होता है। अगला पॉइंट है विज्ञान और गणितीय अवधारणाओं का जो मतलब अधिगम है, व्यवहारिक अधिगम है, वो किस प्रकार से होता है। देखिए, हमारे सबसे बड़ी प्रयोगशाला के रूप में अगर देखा जाए तो प्रकृति ही है। बच्चे जब प्रकृति को देखते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो वे विज्ञान और गणित के नियमों को वास्तव में समझ पाते हैं। क्योंकि अब आप बताइए, सूरज की दिशा को देखकर बताना आसान है पूर्व पश्चिम, या फिर किताब में लिखा हुआ उसको देखकर बताना? तो कहेंगे ये तो बहुत आसान है सूरज को देखकर। तो बताइए, उससे बेहतर किताबों से बेहतर प्रकृति हुई कि नहीं हुई? अब पेड़ की ऊंचाई मापना है तो छाया वगैरह मतलब किस प्रकार से होता है, पहले के समय में इस प्रकार से होता है। तो गणितीय अनुपात वगैरह जो आपने कहा था, जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा छाया की लंबाई वगैरह, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित हैं, है ना। बारिश के समय में आप देख रहे हैं बादल किस प्रकार से गति करते हुए दिखता है, तो और मान लीजिए बारिश में जब वो सड़क भीग जाती है, वो फिसल जाता है, तो उसे समझ में आता होगा कि क्यों इस प्रकार से ऐसी प्रक्रिया क्या हो रही है। साइकिल चला रहा है, रुक जा रही है साइकिल चलाते चलाते घर्षण के कारण। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब घर्षण बल आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप घर्षण बल पढ़ाएंगे बच्चे को, लेकिन उसको प्रैक्टिकली वो दिमाग में क्या कनेक्ट करेगा कि मैं साइकिल चलाते हुए मेरे साइकिल का पहिया रुक रहा है। तो पढ़ाने से बेहतर तो ये होगा कि वो अनुभव कर रहा है उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझेगा। नदी जो बह रही है, अब आप नदी के प्रवाह को देख रहा है वह, है ना, गति की दिशा को देखने का, समझने का प्रयास कर रहा है वह। अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, तो वो ये सोचता है कि किस प्रकार से बैलेंस बनाता है होगा, या फिर स्वयं भी उसी प्रकार से वो करने का प्रयास करता है कोई बच्चा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के माध्यम से बच्चे के अंदर जो वैज्ञानिक सोच है, ये गणितीय अवधारणाएं हैं, उसका भी विकास होता है। अगला पॉइंट हम अगर देखें तो यह है सृजनशीलता और कल्पनाशीलता का विकास। बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है। बच्चों अपने अनुभवों को कविता, चित्र, कहानी या कला के रूप में व्यक्त करने लगते हैं, है ना। जैसे अभी अब मान लीजिए बच्चा इंद्रधनुष देख रहा है, आपने कहा कि इंद्रधनुष का चित्र बनाओ,
तो बच्चे क्या देखेंगे, क्या मतलब क्या बनाएंगे? वो जो उन्होंने देखा है आसमान में, उन्होंने इंद्रधनुष को देखा होगा, उसमें रंगों की सुंदरता से वो प्रभावित हैं, वो चित्र बनाने के लिए या कविता अपने हिसाब से गाने के लिए बच्चे अपने में गुनगुनाते हैं। रात में बच्चा अगर तारे देखता है तो तारों को जोड़कर क्या बनाता है, आकृति बनाने का प्रयास करता है। तो बच्चा कल्पना कर रहा है ना तारों के बारे में। वो समुद्र की लहरों को सुन रहा है। हालांकि सभी जगह बच्चे इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि समुद्र की लहरें हैं, उसको देखने का प्रयास कर रहा है। अगर बच्चे को कभी आप लेकर चले जाएं उस जगह पर, मिट्टी से अगर मतलब जो आकृति वगैरह बनाते हैं उसको देख ले बच्चे, तो आप देखते हैं बच्चे बालू वगैरह रेत वगैरह में बनाने का प्रयास करते हैं। तो वे उनकी रचनात्मक सोच है, अपने हाथ से मतलब वो बनाते हैं ना, मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाने का प्रयास करते हैं। तो या मतलब कि कोई किसी जानवर का रूप बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये कल्पनाशील दृष्टि को दर्शाता है कि बच्चे किस प्रकार से कल्पनाशील हो रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर वो कागज़ से नाव बना रहे तो ये भी तो कल्पनाशीलता ही है ना बच्चे की, कि उस कागज़ को नाव बना दे रहा है। नाव उसने असली कभी देखा होगा, उसके बाद उसी से वो फिर बनाने का। कभी कभी हमने देखा है स्कूलों में बच्चे फूलों से गहने बना देते हैं। हमारे स्कूल में तो बच्चे फूल लेकर वो उसका गहना बना देते हैं, अपना पहनते हैं कभी कभार जब प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आखिर उनके अंदर सृजनशीलता का, कल्पनाशीलता का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रकृति अधिगम को लिख सकते हैं। इसमें और भी पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे अवेलेबल करा दूंगा। इसमें हम लाभ पर अगर चर्चा करें, देखिए सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवंत हो जाती है। किताब से आप क्या कर लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन अगर प्रकृति से आप देख रहे हैं तो ये हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत रोचक हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, अस्थायी हो जाता है। बच्चे इसको सीखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना। बच्चा कभी नहीं भूलेगा, सूर्य को उगता हुआ देख रहा है कि पूरब में उग रहा है तो सूर्य को वो जानेगा कि वो पूरब क्यों उग रहा है। इससे बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं। जानवर, आप एक तो कहानी पढ़ा रहे हैं कि वास्तव में बच्चा जानवर को देख रहा है, कुत्ते को देख रहा है, उसको रोटी खिला रहा है, तो उसके प्रति दया बच्चे के अंदर जो आ रही है, ये सब क्या है? ये बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहा है तो ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है। किताब में पढ़कर फिर भूल जाएगा, है ना, ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पर्यावरण संरक्षण की है और जो सामूहिक जिम्मेदारी मतलब कि जो सरकारों के द्वारा प्रयास करवाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट जब स्कूलों में करवाया जाता है तो यही ना होता है कि आप सबसे मिलकर करवाइए, जैसे पौधे ही लगवाने की प्रयास हो रहे हैं, सफाई करिए। तो सभी के साथ मिलकर जब बच्चा करता है तो उसमें सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास तो हो ही रहा है, और बच्चे वास्तविक रूप में जो जीवन की जो समस्याएं हैं उसको हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसमें मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ। आगे जो आपका एक और बच गया है मैं उसे अगले पार्ट में अवेलेबल करा देता हूँ। हम यही कह सकते हैं कि देखिए प्रकृति जो है वह स्वयं में एक जीवंत विद्यालय है ना। जब शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय बच्चे को प्रकृति से जोड़ते हैं सभी, तो अधिगम की प्रक्रिया और बेहतर हो जाती है। फिर वो किताबों तक सीमित नहीं रह जाती बल्कि पूरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए प्रकृति से अधिगम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है।